पिक मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज बातचीत करेंगे मिस्टर मिहिर वोहरा के साथ। बाज़ार में अच्छा रुझान है इस वक्त। और मिहिर जी, सबसे पहले तो खैर आपको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पूरे क्लाइंट बेस के लिए ये नव वर्ष बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस डिस्कशन को शुरू करता हूँ। रिएक्शन अच्छा है, मतलब आज न जाने कौन बाय कर रहा है, इट्स FIIs या DIs, बट स्टिल आई मीन एक्शन स्ट्रांग है, ब्रेथ अच्छी है और लीडर्स बहुत दिनों बाद लीडर्स की तरफ बिहेव कर रहे हैं। कमान आज अगर आप देखें दिग्गजों ने संभाली हुई है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहे हैं। ऑटो में सेल्स नंबर ने एक बार फिर से जान फूंक दी है। क्या लग रहा है, अब एक अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, क्वार्टरली अपडेट मेरे ख्याल से मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। मिहिर जी, आपको लग रहा है स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस ट्रजेक्टरी से डिसाइसिवली निकलने के, फाइनली 26,200 की ट्रजेक्टरी से? नमस्कार वीरू, और आपको और दर्शकों को भी 2026 के बहुत बहुत बेस्ट विशेस। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं इस साल को, एक मैं कहूंगा ग्रीन शूट्स वाला माहौल थोड़ा लग रहा है मुझे। आपने ऑटो सेल्स की बात करी। हमने देखा कि पिछले 2-3 महीने में रिटेल सेल्स भी अच्छे हुए हैं। कंज्यूमर जो सेगमेंट है, गवर्नमेंट की GST कट्स की वजह से पावर कंजम्पशन का जो डेटा आया है वो भी अच्छा आया है। और मैं कहूंगा बैंकिंग क्रेडिट में भी पिछले 2-3 फोर्टनाइट का जो डेटा आया है, उसमें से जो 8 से 10% की ग्रोथ आ रही थी क्रेडिट में, वो भी करीबन 11% प्लस की ओर जा रही है। तो मैं कहूंगा एक इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट्स अच्छे आ रहे हैं। GST कलेक्शंस में भी थोड़ी सी हमने देखी कि अपटिक आ रही है। तो जो जिस तरह से रिकवरी का माहौल बन रहा है, मुझे लगता है कि अगर US और इंडिया की ट्रेड डील हो जाती है सूनर होपफुली रादर देन लेटर, तो एक बाजार के लिए बहुत अच्छी ट्रिगर बन सकती है। क्योंकि US के साथ इतने हाई टैरिफ्स के बावजूद हमने बाकी पैरामीटर्स को अच्छा मैनेज किया हुआ है। तो अगर ये एक ट्रेड डील वाला माहौल हो जाता है, इवेंट क्रॉस हो जाता है, तो मुझे लगता है फंडामेंटल्स हमारे सपोर्ट में है। तो एक मैं कहूंगा 2025 ने बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए, फ्लैटिश ईयर रहा है, ब्रॉड मार्केट में पेन भी दिया है। तो एक टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन और थोड़ी सी जो टेलविंड्स हमें दिख रही हैं बाजार में इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसकी वजह से एक अच्छा माहौल बन रहा है। बस एक छोटे से ट्रिगर की जरूरत है, जो ट्रेड डील वाला जो है वो। ओके, फिंगर क्रॉस। मिहिर जी, 2026 काफ़ी अच्छा हो। गुड आफ्टरनून, और श्रेया बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रही है। ट्रेड डील सरदर्द तो बना हुआ है, उस पे देखते हैं क्या अपडेट्स हो और फिर कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। लेकिन पिछले साल जिस सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया, FMCG सेक्टर की बात कर रही हूँ, इस साल शुरुआत काफ़ी ख़राब हुई है। और सिन गुड्स को लेकर जो सरकार की तरफ से टैक्स अनाउंसमेंट हुए हैं, अब IT से ही देख लीजिए, आज फिर से एक्सीडेंट ऑफ द डे है। कल की गिरावट के बाद भी 40% GST, फिर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, फिर NCCD। तो मेरा सवाल आपसे ये, क्या FMCG पैक 2026 में भी अंडर परफॉर्म करेगा? सिन गुड्स पे ये टैक्सेशन को आप कैसे देख रहे हैं, क्या व्यू होगा? नमस्कार श्रेया। श्रेया, हमने पहले भी बात करी है कि जो FMCG सेक्टर है, ये सिन टैक्स या तो एक्स्ट्रा टैक्स, तो चलो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा नेगेटिव आया, बट उसके बावजूद भी अगर हम ब्रॉडर कैटेगरीज देखें FMCG की, जैसे कि जो डिटर्जेंट्स हैं, टूथपेस्ट हैं, जो फूड फूड प्रोडक्ट्स वाली जो आइटम है, मास मास आइटम्स जो है, उसमें जो पेनिट्रेशन है काफी हद तक हो चुकी है। तो ये हाई पेनिट्रेशन वाले सेगमेंट में इंक्रीमेंटल सेल्स ग्रोथ लाना एट 10, 15, 20% थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, छोटी कंपनीज होती है, नीश कंपनीज होती है, वो कर पाती है। लेकिन जो जो मेन स्ट्रीम कंपनीज है, बड़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है FMCG में, वो इवन सिंगल डिजिट ग्रोथ लाने के लिए तकलीफ में है। तो मुझे लगता है कि ये सेगमेंट एक हाई क्वालिटी सेगमेंट है। कंपनीज अच्छी है, वेल मैनेज्ड है, वर्किंग कैपिटल नेगेटिव होता है कई केसेस में, ROC ROE अच्छे होते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं है। तो वैल्यूएशंस हमेशा ये सेगमेंट में प्रीमियम भी रहे हैं, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशंस रिक्वायर प्रीमियम ग्रोथ। वो प्रीमियम ग्रोथ हमें दिख नहीं रहा FMCG सेगमेंट में। तो हमारा टिपिकली जो एटीट्यूड रहता है, रवैया रहता है हमारे पोर्टफोलियो में, वो अंडरवेट या नेगेटिव ही रहता है FMCG सेक्टर में। मिहिर जी, मेटल्स के इम्प्रेशन में, आई मीन मेटल्स को एक लीड इंडिकेटर मानते हो, चाहे वेदर इट्स गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर, अभी जो आपका पोर्टफोलियो है, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आपने गोल्ड की तेज़ी को देखते हुए मन्नापुरम मुथूट को ले रखा है, आपने हिंदुस्तान जिंक को ले रखा है या फिर हिंदुस्तान कॉपर ले रखा है, इसका कितना अंश रखें
अपने पोर्टफोलियो में? एक बड़ा मूव आया है, नो डाउट अबाउट दैट, बट लॉ ऑफ ग्रेविटी भी कहीं ना कहीं अप्लाई तो होगा ही। कितना अंश रखना चाहिए 2026 के आपके पोर्टफोलियो में कमोडिटीज़ का? ख्याल से कमोडिटीज जो रहती है वो टिपिकली हम एक टैक्टिकल कॉल की तरह यूज करते हैं। हमारे व्यू में ये ग्लोबल कमोडिटीज है मोस्ट ऑफ देम, जैसे बात करिए आपने कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, ये सारी कमोडिटीज जो है ग्लोबली लिंक्ड है और ग्लोबल ग्रोथ पे हमारा इतना तेजी वाला व्यू नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि हर कमोडिटीज के अपने अपने डायनेमिक्स होते हैं। गोल्ड जो है वो सेंट्रल बैंक परचेज की वजह से ऊपर जा रहा है। सिल्वर में सेंट्रल बैंक परचेज तो है ही, बट उसके अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड के सप्लाई मिसमैच प्लस चाइना की जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स वगैरह जो लगाने की बात करी है, तो उसकी वजह से एक सप्लाई डिमांड का इश्यू आ रहा है। कॉपर ऑफ कोर्स इज लिंक्ड टू पावर कंजम्पशन, और जिस तरह से एआई की वजह से ग्लोबल पावर डिमांड बढ़ रही है, तो वहां पे कॉपर की तेजी आ रही है। एल्यूमिनियम अगेन एनर्जी लिंक्ड होता है, और एआई की वजह से यूएस वगैरह में एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो एल्यूमिनियम के भाव बढ़ रहे हैं। तो सारी कमोडिटीज जो ग्लोबल वाली है उसमें अपने अपने डायनेमिक्स की वजह से बढ़ रही हैं। मुझे लगता है ये प्ले अभी भी थोड़े क्वार्टर चल सकता है। तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम पे हमारा जो व्यू है टैक्टिकली पॉजिटिव है एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट आप अगर मुझे पूछे कि ये क्या 3 या 4 साल की स्टोरी हो सकती है, शायद नहीं। क्या ये 3 महीने या 1 साल की स्टोरी हो सकती है? यस, डेफिनेटली हो सकती है। ओके, 2 से 3 साल की स्टोरी डेफिनेटली हो सकते हैं। मिहिर जी, आज खबरों में कोल इंडिया भी है और खबर ई ऑक्शन के जरिए अब सीधे फॉरेन कंपनीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सरकार भी अग्रसर होकर काम कर रही है। कोल माइनिंग स्पेस को लेकर बैठक भी है, तो मेरा सवाल आपसे, स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप और क्या आपका व्यू पॉजिटिव है इसको लेकर? हमारे पोर्टफोलियो में कोल माइनिंग में कोई एक्सपोजर नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि हिस्टोरिकली जो ये ग्रोथ रही है काफी सिंगल डिजिट वाली लो ग्रोथ सेगमेंट रही है। तो एट दिस पॉइंट टाइम हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है हमारे पोर्टफोलियो में। अच्छा मेरी जी, क्योंकि रेट कट साइकिल हमारी पूरी CY25 में बहुत स्ट्रॉन्ग रही, और जिस ट्रेजेक्ट्री में आपका इन्फ्लेशन है, शायद अब कट्स और भी इस साल आए। लोअर इंटरेस्ट रेट का एडवांटेज लेते हुए, आई मीन बैंक्स को आपने सबसे ऊपर रख दिया, NBFC में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, देन ऑटो बास्केट जो कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे चुकी है, देन रियल स्टेट एंसिलरी, और कहाँ कहाँ पर एडवांटेज और बाजार लेना चाहेगा वो खास सेक्टर कोई? देखिए, रेट्स का बेनिफिट तो सबको आता है। रिटेल कंज्यूमर को भी फायदा होता है, कॉर्पोरेट्स को भी फायदा होता है। सबसे ज्यादा फायदा लेवरेज कंपनीज को होता है, जहां पे क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम होती है तो उनको फायदा ज्यादा होता है। तो अगर ऐसे एज अ बास्केट में अगर देखूं तो स्मॉल कैप्स टिपिकली सबसे ज्यादा, MSME और स्मॉल कैप्स में सबसे ज्यादा फंडिंग की प्रॉब्लम होती रहती है, और जहां पे रेट कट्स होती है तो उनको सबसे ज्यादा फायदा भी होता है, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट्स काफी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ हायर फंडिंग कॉस्ट एंड हायर लेवरेज। तो अपार्ट फ्रॉम द सेक्टर्स जो आपने मेंशन किए, मुझे लगता है स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स में भी फायदा हो सकता है लोअर इंटरेस्ट रेट्स का। ओके, तो पोर्टफोलियो में जब थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा उसको मैं पूछूं तो क्या परसेंटेज ऑफ रहना चाहिए? अगर कोई 2026 में नया इन्वेस्टर मार्केट में आ रहा हो तो क्या हो, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कैसा एक्सपोजर हो उसका? मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर है उसको अपनी ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से करना चाहिए और अपनी नॉलेज के हिसाब से करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना है, आप श्योर नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए, लार्ज, मिड या स्मॉल में, तो एक फ्लेक्सी कैप फंड में आप डाल सकते हो, जहां पे फंड मैनेजर आपके लिए डिसाइड करते हैं कि कौन से सेगमेंट में कितना जाएगा। अगर आप थोड़े इवॉल्व इन्वेस्टर हो, ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो शायद मल्टी कैप आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें मिनिमम एक्सपोजर रहता है मिड, स्मॉल और लार्ज में। तो मिनिमम 25 रहता है इन ऑल द सेगमेंट्स। तो उसमें थोड़ी लीवे कम रहती है, लेकिन आपको एक डेफिनेट एक्सपोजर मिड हाउस में मिल जाता है। और आप अगर रियली स्टॉक पिकिंग वाले बायस वाले हो, तो मैं कहूंगा थीमेटिक या स्मॉल कैप फंड्स की ओर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे हाई रिस्क रहती है लेकिन रिटर्न्स का पोटेंशियल भी हाई रहता है अगर आपके कॉल सही रहे। तो मेरे ख्याल से अपनी नॉलेज और अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक अपने को ऐसे एलोकेशन करनी चाहिए। अच्छा मेर जी, IT पे आपका टेक क्या है? आई मीन रेट कट्स तो US में भी होंगे, और अब तक नहीं हुए तो अब तो जरूर होंगे। अब और करंट फेड चेयरपर्सन का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, आने वाले तो जरूर करेंगे ही करेंगे।
अच्छा, वहाँ पे एआई स्टॉक्स में रैली रही। यहाँ चर्चा का विषय ये है कि हमारे स्टॉक्स ने अच्छा नहीं किया। बट आप देखिए ना, पिछले 10 दिन में क्या हुआ है। कोफोर्ज चर्चा का बहुत बड़ा विषय हुआ। उन्होंने बहुत ही बड़ी एक मेगा डील करी, बहुत ही बड़ी डील, अपने आप को एआई में कैपिटलाइज करने के लिए। कैसे ट्रीट करें अपने पोर्टफोलियो को विद आईटी स्टॉक्स, और आईटी में भी एक सब धड़ा एआई स्टॉक्स, वो जो कि एआई पे काफ़ी सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनकी वर्कफोर्स काफ़ी हद तक एआई रेडी है। कैसे आईटी को अप्रोच करना चाहिए 2026 में? ये देखो, आईटी में जो बड़ी कंपनीज है, आईटी सर्विसेज कंपनीज, वो अभी भी सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात कर रही है। तो एआई का ना तो उनको ज्यादा फायदा हुआ है, ना तो एज ऑफ नाउ कोई नुकसान दिख रहा है। लेकिन जो कोर उनकी बिजनेस ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट है, और रही भी है सिंगल डिजिट फास्ट मेनी इयर्स, एक्सेप्ट जो 3-4 साल हमने 2-3 साल पोस्ट कोविड के देखे, जहां पे ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग सडनली बढ़ गई थी, अब वापस नॉर्मलाइज हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो करंट बिजनेस मॉडल है, जो इंडियन आईटी लार्ज कंपनीज खास करके, वो मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट ग्रोथ वाला ही मॉडल है। तो ऐसी कोई एक्साइटिंग बात नहीं है लार्ज कैप आईटी कंपनीज में। मिड और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में इंटरेस्टिंग पिक्स है, क्योंकि जैसे आपने कहा, देयर आर सेवरल कंपनीज जहां पे एक नीश उन्होंने पकड़ के रखा है, और वो छोटे से नीश में ऑन अ लो बेस दे आर ग्रोइंग फास्टर। और डिफरेंस ये भी है कि कई सारी जो मिड कैप कंपनीज की मैनेजमेंट है, उनके स्टॉक ऑप्शंस और इंसेंटिव्स भी अच्छी तरह से अलाइंड है उनके लिए। तो वहां पे मैं कहूंगा कि अग्रेशन ज्यादा है, वहां पे हंगर फॉर ग्रोथ जैसे कहते हैं हम, वो ज्यादा है। तो वहां पे स्टॉक पिकिंग की ज्यादा स्कोप है। तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बेसिकली अंडरवेट लार्ज कैप आईटी है, और जो स्टॉक पिक्स हैं वो बेसिकली स्मॉल और मिड कैप में है आईटी सर्विसेज के। ठीक है, स्मॉल और मिड कैप में आईटी स्पेस से ये प्रिफर्ड स्पेस हो गया। अच्छा मीर जी, कोल और माइनिंग में आपका कोई एक्सपोजर नहीं है, तो क्या अगर पावर और एनर्जी बास्केट की बात करूं तो यहाँ पर लगता है आपको कि यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटलुक हो सकता है? इसमें इस स्पेस में एक्सपोजर है क्या मीर जी आपका? पावर और यूटिलिटीज में भी हमारा एक्सपोजर कम है। टिपिकली हमारा हमारा एक्सपोजर इनडायरेक्टली रहता है थ्रू द टीएनडी कैपिटल गुड्स प्लेस, या तो ईपीसी प्लेस इन द एनर्जी स्पेस, या तो फिर जो कैपिटल गुड्स बनाती है, जनरेटर्स, टर्बाइंस वगैरह, तो उस तरह के डायरेक्ट पावर यूटिलिटीज में हमारा एक्सपोजर कम रहता है। हमें लगता है कि पावर कंजम्पशन की ग्रोथ तो आती रहेगी ऑफ कोर्स, तो यूटिलिटीज का जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट या हाई सिंगल डिजिट तक रह सकता है। लेकिन जिस तरह से कैपेक्स हो रही है बोथ रिन्यूएबल एज वेल एज ट्रेडिशनल में, तो इक्विपमेंट और जो कैपेक्स करवाने वाली जो कंपनीज है, जो पावर प्लांट सेटअप करती है या जनरेटर्स, टर्बाइंस वगैरह बनाती है, वहां पे मुझे लगता है ज्यादा स्कोप रहेगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हमारी रिन्यूएबल्स की कैपेसिटी आ रही है विंड में, सोलर में, तो रिन्यूएबल्स की जो ग्रिड और ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट्स होती है, डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रिन्यूएबल पावर सारे दिन में अनइवनली फ्लो करता है। तो जिस तरह से रिन्यूएबल पावर आ रहा है, उसके डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ हमें टीएनडी कैपेसिटीज में डालनी पड़ रही है। तो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्लेस हैं, वहां पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। यूटिलिटीज तो ऑफकोर्स ग्रो करेंगी, बट मुझे लगता है हायर ग्रोथ ये इक्विपमेंट सप्लायर्स और इंजीनियरिंग कंपनीज पे रहेगी। चलिए चलिए मेहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आए, बाहर आई, बाहर सुबह से थी लेकिन बाहर में निखार भी आ गया थोड़ा सा। अब हम 26,327 निफ्टी